न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कला शब्द का प्रयोग शिल्प, हुनर, कार्यकौशल के लिए किया। कला शब्द का अर्थ देखें तो सुंदर, मधुर, कोमल अनेक शब्द सामने आते हैं। क आनंद लाती इति कला, जो आनंद को लाए वह कला है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग ललित और उपयोगी दोनों कलाओं के लिए प्रयुक्त किया गया। क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शिनी में वस्तु का रूप संवारने वाली विशेषता को कला कहा गया। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है और भर्तृहरि ने तो उद्घोष ही कर दिया कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वो इस पृथ्वी पर पशु के समान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया और कहा गया कि कला नाम प्रवरम चित्रम। समरांगण सूत्रधार में भी कहा गया चित्र ही सर्वशिल्पा नाम मुखम लोकस्य च प्रियम। भारत में देखें तो वेदों में, पुराणों में, रामायण, महाभारत सभी प्राचीन ग्रंथों में कला की पर्याप्त चर्चा मिलती है। कालांतर में ऐतिहासिक ग्रंथ, शिलालेख, मोहरें, मुद्राएं और भवन, चित्रित पुस्तकें, छिन्न चित्र, यात्रियों के वृत्तांत वर्णन, ये सभी भारत में कला की विशिष्टता को दर्शाते हैं। किसी भी देश की संस्कृति उसकी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, कलात्मक उपलब्धियों का प्रतीक होती है, समाज का दर्पण होती है। भारतीय संस्कृति का विकास 5 सहस्र वर्ष के पूर्व के भी लगभग माना जाता है और भारत में कला का विकास देखें तो मनुष्य के विकास के सापेक्ष गतिमान रहा है। प्रागैतिहासिक काल के असंख्य उदाहरण गुफा चित्रों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे भीमबेटका, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, होशंगाबाद, मिर्जापुर, सीताबोंगरी और उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर गुफा चित्रों के रूप में पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद सिंधु नदी के किनारे जो अद्भुत कहानी, नगरीय सभ्यता की कहानी हमने लिखी, वो चाहे मोहनजोदड़ो की नर्तकी की प्रतिमा हो, हड़प्पा की मोहरें हों, विशाल स्नानागार हों, अन्नागार हों, ऊंचे ऊंचे भवन, बड़े बड़े राजमार्ग, चित्रित पात्र, मिट्टी की मूर्तियां, बोलने वाले खिलौने, ये सभी दर्शनीय हैं, भारतीय कला की उत्कृष्टता के साक्षात प्रमाण हैं। गुप्त वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक राजवंशों के शासनकाल में अजंता, एलोरा के चित्रों में और एलोरा के कैलाश मंदिर के रूप में भारतीय कला के स्वर्णिम काल में हम पहुंचते हैं। और उसके बाद जैन शैली, अपभ्रंश शैली तक आते आते चित्रों को हमने दीवार से, छतों से उतार कर पुस्तकों पर, कपड़ों पर और कागज़ों पर बनाना प्रारंभ किया। राजस्थानी शैली में जहाँ लघु चित्रों में हम भारतीय संस्कृति के लोक रंग को देखते हैं, वहीं समकालीन मुगल शैली में यथार्थ शैली के दर्शन हम करते हैं, जहाँ पर अनेक भारतीय ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवाद हुए और उनसे संबंधित चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। मुगल शैली में ईरानी प्रभाव और सूफियानापन हमें दिखाई देता है। 17वीं शताब्दी के आसपास हिमालय की सुरम्य घाटियों में एक परंपरागत और उन्नतिशील भारतीय कला शैली के चित्र उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। इनमें पहाड़ी आत्मा का सौंदर्य, सुकुमारता, वैभव और यौवन मुखरित हो उठा है। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने जब पहाड़ी चित्रों का व्यापक विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्होंने पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्रों में कांगड़ा, बसोहली, जम्मू, गुलेर, गढ़वाल और कुल्लू कलम का उल्लेख किया। गढ़वाल शैली के संदर्भ में बैरिस्टर मुकंदीलाल का बहुत योगदान हमें दिखाई देता है, लेकिन जब उनके विवरणों को हम पढ़ते हैं तो अनेक भ्रम भी हमारे सामने आते हैं। इस क्रम में कैप्टन ठाकुर शूरवीर सिंह पवार का एक बहुत सारगर्भित लेख ललित कला के 19वें अंक में 1980 में प्रकाशित हुआ, जिसमें गढ़वाल शैली का विस्तृत वर्णन कला प्रेमियों के समक्ष आया। हिमालय के ऊंचे शिखरों के मध्य उत्तराखंड के गढ़वाल राज्य की बहुत धार्मिक महत्ता रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धामों से सुशोभित प्राकृतिक सुषमा का धनी है यह क्षेत्र। 1985 में गढ़वाल का
एक ऐतिहासिक प्रसंग हमारे सामने एक पुस्तक में प्रकाशित हुआ, जिसमें दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह जब औरंगजेब से बचने के लिए गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह की शरण में आता है, तो ऐसा माना जाता है कि सुलेमान शिकोह के साथ कुछ चित्रकार भी आए और वो यहीं रह गए, जिनमें श्यामदास और केहरदास का नाम सामने आता है। इन्हीं की वंश परंपरा में मोलाराम ने गढ़वाल की चित्रकला के इतिहास में बहुत ख्याति अर्जित की। मोलाराम का जन्म 1743 में हुआ। वो जहाँ एक कुशल चित्रकार थे, बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे। मोलाराम के साथ साथ मानकू, चैतू नाम के चित्रकारों का उल्लेख भी मिलता है। गढ़वाल की कला पर कांगड़ा और गुलेर शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राजा सुदर्शन शाह के समय स्थानीय कला की प्रतिभा बहुत विकसित हुई। जब हम गुलेर शैली में कांगड़ा शैली से प्रभावित होने की बात कहते हैं कि गढ़वाल पर गुलेर और कांगड़ा शैली का प्रभाव है, तो इसके पीछे कुछ कारण सामने आते हैं। हमने इसको देखा कि गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह का विवाह गुलेर राजवंश के राजा अजब सिंह की पुत्री से हुआ। गढ़वाल की राजकुमारी अहिल्या देवी और सोबती देवी का विवाह हरिपुर गुलेर के राजा बलदेव सिंह के साथ हुआ। इसके अलावा कांगड़ा के महाराजा संसार चंद की 2 पुत्रियों का विवाह राजा सुदर्शन शाह से हुआ। तो विवाह संबंधों में संस्कृति का आदान प्रदान बहुत संभव सी प्रक्रिया है, और साथ ही साथ कुछ कलाकारों का भी दोनों क्षेत्रों में आना जाना बना। तो ये निश्चित है कि शैलीगत प्रभाव गढ़वाल पर गुलेर और कांगड़ा का पड़ा होगा। एक और ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है कि गुलेर राज्य में राजा गोवर्धन की मृत्यु के बाद जब सिख राजाओं ने वहां आक्रमण किया, तो अनेक कलाकार गढ़वाल की ओर आए और उन्होंने यहीं पर चित्र रचना प्रारंभ करनी शुरू की। गढ़वाल शैली के चित्रों को हम बहुत स्पष्टता के साथ 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में ऐसे चित्र हैं जिन पर गुलेर शैली का और कांगड़ा शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, लेकिन दूसरे भाग में ऐसे भी चित्र हैं जिन पर गढ़वाल की जो निजता है, अपनी जो विशेषताएं हैं, उस शैली के चित्र सामने आते हैं। लेकिन यहाँ भी एक और तथ्य सामने आया कि 19वीं शताब्दी में गोरखा आक्रमण के बाद गढ़वाल राज्य का पराभव हुआ और कलाकारों ने राज्य को छोड़ा और अन्यत्र स्थानों पर निवास करना प्रारंभ किया। हालांकि कालांतर में राजा सुदर्शन शाह ने श्रीनगर को छोड़कर टिहरी को राजधानी बनाया, लेकिन गढ़वाल चित्रशैली का फिर विकास संभव नहीं हो पाया। गढ़वाली चित्रों की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम उनकी विषय वस्तु की विविधता को देखें। वो बहुत ही खासियत है गढ़वाल चित्रशैली की, जिसमें धार्मिक विषय है, नायिका भेद है, 12 मासा है, व्यक्ति चित्रण है और पशु पक्षी चित्रों की बहुतायत है। मोलाराम द्वारा चित्रित अष्टनायिका चित्रण बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अभिसारिका तथा विप्रलब्धा नायिका की जब रचना उन्होंने की, तो अपनी भावों की अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने बहुत कुशलता के साथ उस विषय को प्रस्तुत किया। इसके अलावा शिव पार्वती, कालिया दमन, राधा कृष्ण, राजाओं के व्यक्ति चित्र गढ़वाल चित्रशैली के उल्लेखनीय उदाहरणों में हमारे सामने आते हैं। मोलाराम का ही एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है राधा कृष्ण का मिलन, जिसमें कृष्ण को पीताम्बर ओढ़े हुए दिखाया है। उनके सर पर एक अलंकृत मुकुट बना है और साथ ही साथ राधा को नीले लहंगे और नीली ओढ़नी ओढ़े हुए दिखाया है। यहाँ राधा को आधे घूंघट में दिखाया है। भाव प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से ये गढ़वाल चित्रशैली का बहुत ही मनोरम चित्र है। मोनाल, मोर, चकोर ऐसे पक्षियों के बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण हमें गढ़वाल चित्रशैली में दिखाई देते हैं। दृश्य चित्रण की जब हम बात करें, तो दृश्य चित्रण में जहाँ नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, फूलों से फलों से लदे वृक्ष बनाए गए हैं, बादलों के झुंड हैं और लहराती पगडंडियाँ हैं, जो कि एक पहाड़ी आभा को प्रस्तुत करती हैं चित्रों के माध्यम से। ये सभी सजीव और यथार्थ शैली में गढ़वाल चित्रकारों ने सजाई हैं। जब नारी चित्रण की बात करते हैं, तो वहाँ नारी को बहुत सुडौल और कलात्मक आभूषणों से अलंकृत किया गया है। उनके वस्त्रों को देखें तो पारदर्शी ओढ़नी है और उनकी चोली को जो बनाया उन्होंने कोहनी तक, यानी लंबी बाजुओं के साथ उन्होंने चोली को बनाया।
इसके अलावा जब पुरुषों के चित्रण को देखते हैं तो वहाँ उन्होंने उनको लंबा जामा और पगड़ी पहनाई है। जब रेखाओं की बात करें, क्योंकि भारतीय कला की जो प्राण जिसे आप कहेंगे तो वो रेखाएं होती हैं, तो रेखाएं यहाँ कांगड़ा की तरह परिपक्व नहीं हैं, लेकिन रेखाएं लयात्मक हैं और एक संगीतात्मक भाव उन रेखाओं में दिखाई देता है। जब हम कला के दूसरे तत्वों की बात करते हैं, जहाँ छाया प्रकाश का और परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की बात होती है, तो किसी भी अच्छे चित्र के लिए एक पहचान होती है, तो वो हम देखते हैं गढ़वाली चित्रशैली में, जहाँ छाया प्रकाश का रहस्यात्मक प्रभाव दिखता है और वहीं परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक प्रयोग गढ़वाली चित्रकारों ने किया है। भावों की प्रस्तुति में गढ़वाल का चित्रकार बहुत सफलता के साथ अपनी बात कहता है। जब हम गढ़वाली चित्रों में भवनों को देखते हैं, तो जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की एक विशेषता है, नक्काशीदार खिड़कियाँ और बहुत ही उत्कृष्ट उत्कीर्ण शैली में बने स्तंभ यहाँ के चित्रों में हमें भवनों के माध्यम से दिखाई देते हैं। इसके अलावा गढ़वाली चित्रशैली में घरेलू चित्रों को भी बहुत ही बहुतायत से बनाया गया, जिसमें एक चित्र बहुत ही उल्लेखनीय है, जिसमें माँ यशोदा श्री कृष्ण के लिए खाना बना रही हैं। तो एक सहज रूप से एक रसोई का वातावरण चित्रकार ने रचित किया है और वैसे ही रंगों का प्रयोग उस चित्र में किया है। एक और चित्र बहुत उल्लेखनीय है, जहाँ प्रातःकालीन पूजा करते हुए एक पुजारी का स्वाभाविक चित्रण चित्रकार ने किया है। जब हम चित्रों के हाशियों की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले मुगल शैली में, राजस्थानी शैली में बहुत ही अलंकृत हाशियों को बनाया गया है, लेकिन गढ़वाली चित्रशैली में चित्रों के हाशियों में सोने और चांदी का प्रयोग किया गया है और किसी किसी चित्र में संगरफी अर्थात लाल रंग और सब्ज यानी हरे रंग की पट्टियाँ बनाई गई हैं। गढ़वाल शैली की एक बहुत ही ख़ास जो विशेषता जिसे आप कहें, तो वो चंदन का टीका है, जो महिलाओं के माथे पर लगाया गया है और ये अधिकांश चित्रों में दिखाई देता है कि महिलाओं के को अंकित करते हुए उनके माथे पर चंदन का टीका लगाया, और ऐसा किसी भी अन्य पहाड़ी शैली में नहीं मिलता है। गढ़वाली शैली को यदि हम संक्षेप में कहें तो कांगड़ा और गुलेर का प्रभाव है, लेकिन गढ़वाल शैली की अपनी विशेषताएं अपनी हैं, जहां सामान्य जन के विषय हैं, लेकिन धार्मिक विषयों की प्रचुरता के कारण इसे धार्मिक शैली भी कहा गया। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी गढ़वाल शैली को हम विकसित होते हुए देखते हैं और भारतीय चित्रकला के इतिहास में उसका एक अपना खास मुकाम है, अपना खास महत्व है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता हमें दिखाई देती है, तो हमें इसके लिए एक शोध केंद्र, इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता है और तभी हम गढ़वाल चित्रशैली के विकास को वर्तमान समय में जीवित रख पाएंगे।